एक ऐसे वक्त में जब हर कोई अवेकनिंग चुन रहा था, मैंने कल्टीवेशन का रास्ता चुना। ये देखकर मेरे सारे क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझे बेवकूफ़ बुलाने लगे। उनका मानना था कि सदियों पहले हुए एक बड़े युद्ध में कल्टीवेशन का असली ज्ञान मिट चुका है और अब ये सिर्फ एक साधारण योगा या कसरत बनकर रह गया है। सबको लगता था कि अवेकनिंग ही कामयाबी का इकलौता रास्ता है, लेकिन मुझे उनके तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत जल्द चांद के 2 टुकड़े होने वाले हैं। उसमें से अनगिनत खूंखार राक्षस बाहर निकलेंगे और वो पल भर में इन सारे अवेकनिंग वालों को कुचल कर रख देंगे। उस भयानक तबाही में सिर्फ एक कल्टीवेटर ही दुनिया की आखिरी उम्मीद होगा। मैं अपने हाथों में पकड़े उस फॉर्म को घूर रहा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि पिछले जन्म में उस तबाही ने मेरे पूरे परिवार को निगल लिया था, लेकिन किस्मत से मैं किसी तरह एक कल्टीवेशन की दुनिया में पहुंच गया था। वहां मैंने 1000 सालों तक कड़ी तपस्या की, हजारों खूंखार जंग लड़ी और कभी हार नहीं मानी, और उस दुनिया का एक अमर लेजेंड बन गया। इतनी कड़ी मेहनत के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे टाइम और स्पेस की सीमाओं को तोड़कर वापस आना था। राक्षसों के हमले से ठीक एक दिन पहले आकर अपने मम्मी पापा को बचाना था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे लेवल अप के वक्त कुछ धोखेबाज मुझ पर पीछे से हमला कर देंगे। उन्होंने मुझे मौत की गहरी खाई में धकेल दिया, पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को वापस अपना स्कूल फॉर्म भरते हुए पाया। तभी मेरी क्लास की झांग शुया मेरे पास आई और उसने मुझे अपनी टीम से बाहर निकाल दिया। उसका कहना था कि अगर मैं कल्टीवेशन चुनता हूं तो वो लोग आने वाले एग्जाम में मेरे साथ टीम नहीं बनाएंगे। वो मुझे कोई और टीम ढूंढने की सलाह दे रही थी। उसके पीछे 2 लड़के और 2 लड़कियां और भी खड़े थे। 1 महीने पहले हम 6 लोगों ने इस एग्जाम के लिए एक टीम बनाई थी, लेकिन पिछले हफ्ते जब उन्हें पता चला कि मेरी अवेकनिंग नहीं हुई है तो वो लोग मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे। उनकी नजरों में एक बिना अवेकनिंग वाला लड़का सिर्फ एक बोझ था। मैंने बिना किसी घबराहट के बिल्कुल शांत आवाज में उनकी बात मान ली। मेरा इतना सीधा और शांत जवाब सुनकर वो पांचों हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि मैं उनके सामने गिड़गिड़ाऊंगा और मुझे टीम से न निकालने की भीख मांगूंगा, क्योंकि बिना अवेकनिंग वाले किसी भी इंसान के लिए नई टीम ढूंढना नामुमकिन के बराबर था। झांग शुया को मेरी हालत पर थोड़ी दया आ रही थी। उसे लग रहा था कि अवेकनिंग में फेल होने के बाद मैंने पूरी तरह से हार मान ली है। उसने मुझे अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। तभी एक दुबला पतला लड़का ठंडी मुस्कान के साथ मेरा मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था कि जिसका दिमाग पूरी तरह सड़ चुका हो वही कल्टीवेशन का रास्ता चुन सकता है। मुझे अपनी टीम से बाहर निकलते देख आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे, पर मेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। छुट्टी के बाद मैं सीधे अपने घर पहुंचा। मम्मी पापा ने मेरे आने की खुशी में एक शानदार खाना तैयार किया हुआ था। उन्हें पता चल चुका था कि उनके बेटे की अवेकनिंग फेल हो चुकी है, इसलिए पूरे खाने के दौरान दोनों ने उस टॉपिक पर कोई बात नहीं की। खाना खत्म होने के बाद पापा ने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मेरे हाथ में एक ब्लैक कार्ड रख दिया। मेरे पूछने पर पापा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बताया कि इस कार्ड में उनकी पिछले 20 सालों की पूरी सेविंग्स हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि भले ही उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छी जिंदगी जी है। पापा का मानना था कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अपने फैसले खुद लेने चाहिए। वो मेरी बस इतनी ही मदद कर सकते थे। कार्ड मेरे हाथ में थमाकर वो सीधा किचन में मम्मी के साथ बर्तन धोने चले गए। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में उन गुजरे हुए 1000 सालों की यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। आज उस छोटे से कार्ड का वजन मुझे किसी पहाड़ से भी ज्यादा लग रहा था। मैंने कसम खा ली कि इस बार मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा। इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम थी, इसलिए अपने कल्टीवेशन में लेवल अप करने के लिए मुझे खास जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत थी, और वो सब खरीदने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। इसलिए मैंने बिना किसी झिझक के वो कार्ड अपने पास रख लिया। पैसों का इंतजाम होते ही मैं अपने इलाके की सबसे बड़ी रुईकोंग फार्मेसी पहुंच गया। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। ज्यादातर लोग अपनी अवेकनिंग से जुड़ी जादुई दवाइयां खरीदने आए थे। तभी फार्मेसी की यूनिफॉर्म पहने एक खूबसूरत लड़की मेरे पास आई और उसने मुझसे मेरी जरूरत पूछी। मैंने उससे जिनसेंग, स्नो लोटस और एंजेलिका जैसी जड़ी बूटियों के बारे में पूछा। मेरा सवाल सुनकर वो लड़की बुरी तरह हैरान रह गई। आजकल के जमाने में हर कोई तैयार पोषण खरीदता था, कच्ची जड़ी बूटियां कोई नहीं मांगता था। फिर भी उसने मुझे बताया कि उनकी फार्मेसी का एक अलग हिस्सा भी है जहां यह कच्चा सामान मिलता है। वो मुझे एक ऐसे कमरे की तरफ ले गई जहां से जड़ी बूटियों की बहुत तेज महक आ रही थी। बाहर की भीड़ भाड़ के मुकाबले ये जगह बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वहां सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी चश्मा पहने शांति से कोई किताब पढ़ रहा था। लड़की ने बहुत ही इज्जत के साथ उस बुजुर्ग आदमी को बताया कि मुझे कुछ जड़ी बूटियां खरीदनी हैं। उस आदमी ने लड़की को वापस उसके काम पर भेज दिया और किताब रखकर मेरी तरफ देखने लगा। उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने उसे तुरंत बताया कि मुझे ऐसी जड़ी बूटियां चाहिए जो जितनी पुरानी हो उतना अच्छा है। मेरी बात सुनकर उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया और मुझे स्क्रीन देखने को कहा, पर मैंने उससे साफ कह दिया कि मुझे वो जड़ी बूटियां असली में देखनी है। मैंने उसके कलेक्शन में से एक खास जिनसेंगे, एक स्नो लोटस और एक 1000 साल पुराना लिंगजी मशरूम चुना। वो बुजुर्ग इस बात से काफी हैरान था कि आजकल का एक जवान लड़का इन महंगी और खास जड़ी बूटियों को पहचान सकता है। वो अपनी जगह से उठा और पीछे रखे लकड़ी के डिब्बों में से 3 शानदार बॉक्स निकाल कर ले आया। उसने मुझे उन्हें देखने की इजाजत दी, लेकिन हाथ लगाने से सख्त मना कर दिया। उन तीनों जड़ी बूटियों से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी मैं साफ महसूस कर पा रहा था।
मैंने बिना वक्त बर्बाद किए सीधा उनकी कीमत पूछी। उसने बताया कि एक डिब्बे की कीमत 35 लाख है और तीनों की मिलाकर 1,05,00,000। इतनी भारी कीमत सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। मेरे कार्ड में सिर्फ 50 लाख के आसपास ही पैसे थे, जिसका मतलब था कि मैं सिर्फ एक ही जड़ी बूटी खरीद सकता था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस बुजुर्ग से कुछ सस्ती जड़ी बूटियां निकालने को कहा। मैंने उन नई जड़ी बूटियों को बड़े ध्यान से परखा और उनके असर को उनकी कीमत से मिलाया। मैंने उस बुजुर्ग को समझाया कि 35 लाख की कीमत बहुत ज्यादा है। मैंने वहां रखे एक खास फल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख है और उस जिनसेंग का असर ऐसे 20 फलों के बराबर है, इसलिए उस जिनसेंग की असली कीमत 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी ये पारखी नजर देखकर उस बुजुर्ग की आंखों में एक चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तारीफ की और बताया कि वो जिनसेंग एक बेहद खतरनाक डंजन वाले इलाके से लाया गया है। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का इंसान उसे खा ले तो उसकी अवेकनिंग के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बस इसी एक खूबी की वजह से उसकी कीमत 10 लाख रुपए और बढ़ गई थी। उसने मुझे एक और साधारण जिनसेंग दिखाते हुए ऑफर दिया कि वो उसे मुझे 10 लाख में बेच सकता है, पर मैंने उसे देखते ही तुरंत मना कर दिया। उस साधारण जिनसेंग में स्पिरिचुअल एनर्जी के नाम पर कुछ भी नहीं था और वो मेरे किसी काम का नहीं था। तभी उस दुकान के अंदर एक बहुत ही डरावने चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी घुसा। उसने आते ही अपना एक खून से सना हुआ भारी बैग काउंटर पर पटक दिया। उस बैग के अंदर से अभी भी ताजा खून रिस रहा था। उस बुजुर्ग ने बैग खोला तो उसके अंदर से कई खूंखार बीस्ट्स के खून से लथपथ टुकड़े बाहर गिर पड़े। बुजुर्ग ने उस आदमी की तारीफ की कि आज का शिकार काफी शानदार था। उस हंटर ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ बताया कि उसने 2 बहुत ही खतरनाक अर्थ रैंक के बीस्ट्स को मारा है। हालांकि इस लड़ाई में उसके कई साथी बुरी तरह घायल हो चुके थे। बुजुर्ग ने उस पूरे सामान की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई और सीधे उस आदमी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। उस हंटर ने जाते जाते अगले दिन के लिए कुछ खास पोशंस तैयार रखने का ऑर्डर भी दे दिया। ये सब देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि एक फार्मेसी मॉन्स्टर्स के टुकड़े भी खरीदती है। बुजुर्ग ने मेरी हैरानी देखकर मुझे समझाया कि कई खास तरह के पोषण बनाने के लिए इन मॉन्स्टर्स के शरीर के हिस्सों की जरूरत पड़ती है और वो डरावना आदमी एक प्रोफेशनल हंटर था जो डंजन में यही काम करता था। इसके बाद उस बुजुर्ग ने मेरी तरफ एक शातिर मुस्कान के साथ देखा और मुझे एक डील ऑफर की। उसने साफ साफ कह दिया कि उसे पता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जड़ी बूटियों को लेकर मेरी जानकारी कमाल की है। उसने मुझे अपनी दुकान में काम करने का ऑफर दिया और बदले में वो तीनों महंगी जड़ी बूटियां मेरी सैलरी के तौर पर देने का वादा किया। मैंने कुछ देर शांति से सोचा और फिर धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। मैंने उसे बताया कि मेरे पास दुकान में काम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरी बात सुनकर उस बुजुर्ग ने अपनी उंगलियों से टेबल बजाई और एक नया ऑफर मेरे सामने रखा। उसने बताया कि कई बार खूंखार जंगली इलाकों से ऐसे लोग आते हैं जो अजीबोगरीब जड़ी बूटियां बेचने की कोशिश करते हैं। उन्हें पहचानने में उसे भी कभी कभी दिक्कत होती है। उसने कहा कि अगर मैं सिर्फ उन अनजान जड़ी बूटियों की पहचान करने में उसकी मदद करूं तो डील पक्की है। ये ऑफर सुनकर मैंने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। भले ही ये डील अच्छी लग रही थी, पर मुझे पता था कि वो बुजुर्ग अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से मुझसे बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है। डील पक्की होते ही उसने उम्मीद जताई कि मैं अगली बार उसके लिए कुछ और भी हैरान करने वाली चीजें लेकर आऊंगा। उसने मुझे वो तीनों जड़ी बूटियों के बॉक्स सौंप दिए और वापस अपना काम करने लगा। दुकान से निकलते ही मैंने एक टैक्सी ली और सीधा यियुन लेक पार्क की तरफ निकल पड़ा। पुनर्जन्म के बाद मुझे एक बात समझ आ गई थी कि इस शहर में यियुन लेक पार्क इकलौती ऐसी जगह है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। आज मेरी मंजिल वही पार्क था और मुझे वहीं पर अपना लेवल अप करना था। उन तीनों जड़ी बूटियों में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी कि कोई आम इंसान उन्हें खाकर सीधे अपने कल्टीवेशन के अगले लेवल पे पहुंच जाए। उनके लिए यह लगभग नामुमकिन था। लेकिन मैं कोई आम इंसान नहीं था। मैं वो लेजेंड था जिसने पिछले जन्म में कल्टीवेशन की सारी हदें पार कर दी थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि इन 3 जड़ी बूटियों की पूरी ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा लेवल अप होना पूरी तरह से पक्का था। उस पार्क में बहुत सारे बुजुर्ग लोग झील के किनारे बैठकर कल्टीवेशन के नाम पर ध्यान लगा रहे थे, लेकिन मेरी नजरों में उनका वो ध्यान लगाना महज एक साधारण कसरत से ज्यादा कुछ नहीं था। उसे असली कल्टीवेशन का नाम देना भी एक मजाक था। मैं बिना किसी की तरफ देखे एक बहुत बड़े और पुराने विलो पेड़ के पास जाकर ध्यान में बैठ गया। मुझे वहां बैठता देख कुछ सफेद बालों वाले बुजुर्ग धीरे धीरे मेरे पास जमा होने लगे। पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने यहाँ कल्टीवेशन शुरू किया था, इन बुजुर्गों ने एक अजीब बात नोटिस की थी। उन्हें लगता था कि मेरे आसपास बैठने से उनके शरीर में एक शानदार ऊर्जा आ जाती है, इसलिए वो मुझे देखते ही मेरे पास खींचे चले आते थे। मैंने उनसे बिना कुछ कहे अपनी सबसे शक्तिशाली स्किल को एक्टिवेट कर दिया। हवा में मौजूद हल्की हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से मेरी तरफ खींचने लगी। मेरे आसपास के पेड़ भी इस ताकत से झूम उठे। मेरे करीब बैठे उन बुजुर्गों के चेहरे लाल हो गए और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो उनकी उम्र 10 साल कम हो गई हो। आधी रात बीत चुकी थी। आसमान में चांद तारे चमक रहे थे और पूरा पार्क सुनसान हो चुका था। यही मेरे लिए एकदम सही वक्त था। मैंने अपने स्टेटस को अंदर से महसूस किया और लेवल अप करने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने जमीन पर अपना एक खास मैजिक सर्कल बनाया और उन तीनों जड़ी बूटियों को उस सर्कल के बीचों बीच रख दिया।
सर्कल के एक्टिवेट होते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली और वो तीनों जड़ी बूटियां पल भर में सूख कर राख हो गईं। उन जड़ी बूटियों के अंदर मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आजाद होकर बाहर निकल आई थी। वो एनर्जी अब एक चमकते हुए धुएं में बदल चुकी थी, जिसे मैं तेजी से अपने अंदर सोख रहा था। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने पर था और मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं थी। अगली सुबह जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे चारों तरफ एक तेज बवंडर घूम रहा था। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और अपने शरीर के अंदर जादुई ताकत की लहरों को दौड़ते हुए महसूस किया। मेरी मेहनत रंग लाई थी और मैं आखिरकार लेवल 1 का कल्टीवेटर बन चुका था। अब मेरे पास इतनी ताकत आ गई थी कि मैं छोटे मोटे जादुई स्पेल का इस्तेमाल करके खुद को किसी भी खतरे से बचा सकता था। पिछले जन्म में मुझे कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सही रास्ता ढूंढने में मुझे 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। लेकिन इस जन्म में मैं हर एक लेवल को एकदम परफेक्ट तरीके से पार करूंगा और दोबारा उसी शिखर पे पहुंचकर दिखाऊंगा। ये पक्का इरादा करके मैं वहां से निकल गया। मेरे जाने के कुछ ही देर बाद सुबह की सैर पे निकले वो बुजुर्ग वहां पहुंचे। उन्हें जमीन पर बना मेरा वो जादुई सर्कल दिख गया। उनमें से एक सफाई करने वाला बुजुर्ग उस सर्कल के बीच में जाकर बैठ गया और उसकी ताकत महसूस करते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो पता लगाएं कि जमीन पर यह जादुई आकृति किसने बनाई है। इधर मैं अपने घर पहुंचा, साफ कपड़े पहने और सीधे अपने स्कूल के लिए निकल गया। अब से कुछ ही दिनों में एजुकेशन मिनिस्ट्री और सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज मिलकर अपना पहला सबसे बड़ा टूर्नामेंट आयोजित करने वाले थे। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को शोहरत और बेशुमार जादुई खजाना मिलने वाला था। लेकिन इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए मुझे पहले अपने स्कूल का फाइनल एग्जाम पास करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना जरूरी था। इसलिए इस एग्जाम को देना मेरी मजबूरी बन गया था। जब मैं अपनी क्लास में पहुंचा तो वहां हमेशा की तरह बहुत शोर हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर कदम रखते ही पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। एक लड़के ने मेरा मजाक उड़ाते हुए पूरी क्लास में आवाज लगाई कि हमारी कल्टीवेशन दुनिया का सबसे बड़ा बॉस आ गया है। उसे लगा था कि उसकी इस बात पर पूरी क्लास हंसेगी, पर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। सारे स्टूडेंट्स फटी की फटी आंखों से बस मुझे घूरे जा रहे थे। आज मेरे अंदर एक अजीब सा तेज था। मेरी एक झलक किसी भी इंसान को मेरे आगे झुकने पर मजबूर कर सकती थी। तभी हमारे क्लास टीचर झांग हेलू कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर आवाज करके सबको शांत किया और आने वाले एग्जाम के नियम समझाने लगे। उन्होंने बताया कि इस बार 28 स्कूलों का ज्वाइंट एग्जाम होगा। एग्जाम की जगह एक बेहद खूंखार जंगली इलाका तय किया गया था। वहां अलग अलग लेवल के मॉन्स्टर्स का शिकार करके स्टूडेंट्स को पॉइंट्स जमा करने थे। इसमें F और E रैंक के मॉन्स्टर्स को मारना सबसे आसान और बोनस पॉइंट्स की तरह माना जा रहा था। उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को अपना सामान लेने के लिए ग्राउंड में पहुंचने का आदेश दिया और वहां से चले गए। पूरे स्कूल के बच्चे ग्राउंड में कतारों में खड़े थे। तभी सामने से स्कूल के प्रिंसिपल की कड़क आवाज गूंज उठी। एक हाई लेवल अवेकनिंग यूजर होने की वजह से बिना माइक के भी उनकी आवाज में एक भयानक दबदबा था। उन्होंने आदेश दिया कि अवेकनिंग वाले स्टूडेंट्स बीच में, मैकेनिक्स वाले दाईं तरफ और रिसर्चर्स बाईं तरफ खड़े हो जाएं। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही हैरानी से पूछा कि पूरे स्कूल में कल्टीवेशन किसने चुना है। ये सुनते ही पूरा स्कूल जानता था कि उनका इशारा सीधा मेरी तरफ था। एग्जाम में चुनी गई क्लास के हिसाब से सबको अलग अलग गियर मिल रहे थे। अवेकनिंग वालों को खास कस्टमाइज्ड हथियार मिल रहे थे, मैकेनिक्स को बाहरी आर्मर सूट और रिसर्चर्स को भारी बंदूकें। लेकिन मेरे कल्टीवेशन चुनने पर खुद प्रिंसिपल को भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या दिया जाए। वो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए मुझे स्टेज पर बुलाने लगे। मेरे लिए ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं थी। मैं बिल्कुल शांत होकर उनके पास पहुंचा। प्रिंसिपल ने मुझे आखिरी बार अपना फैसला बदलने और कोई दूसरी क्लास चुनने का मौका दिया, लेकिन मैंने अपना सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। मेरा जिद्दीपन देखकर वो भी चिढ़ गए और बाकी बच्चों पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपना अपना गियर लेने का आदेश देने लगे। तभी मेरे सामने से बर्फ जैसे नीले बालों वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की गुजरी। वो ची शुयाओ थी, हमारे स्कूल की इकलौती एज रैंक फीमेल अवेकनिंग यूजर। उसकी खूबसूरती देखकर वहां खड़े सारे लड़के बस उसे ही घूरे जा रहे थे। 20 मिनट बाद हम हजारों स्टूडेंट्स स्कूल से निकलकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में बैठ गए। अंदर का माहौल काफी तनाव भरा था। लोग अपनी घबराहट छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे थे। कुछ लोग मुझे घूरते हुए मजाक उड़ा रहे थे कि मुझे मेरी पुरानी टीम ने बाहर निकाल फेंका है। उन्हें लग रहा था कि मेरे जैसे बिना अवेकनिंग वाले लड़के का कोई भविष्य नहीं है और कोई भी मुझे अपनी टीम का बोझ नहीं बनाना चाहेगा। वो लोग मेरी हालत पर हंसकर अपना डर कम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी प्लेन ड्रॉप जोन 38 के ठीक ऊपर पहुंचा। हम जमीन से 200 मीटर की ऊंचाई पर थे और छलांग लगाने का वक्त आ गया था। प्लेन के दरवाजे खुलते ही हम सब ने अपने अपने ग्लाइडर्स के साथ छलांग लगा दी। हम एक ऐसे खंडहर शहर में उतरे थे जहां चारों तरफ सिर्फ जंगली घास और अजीब सी सीलन भरी महक थी। तभी कुछ दूरी पर छिपे 5 स्टूडेंट्स की नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ मैंने ही कल्टीवेशन चुना था। उनमें से एक लड़की ने मेरे अकेले होने पर चिंता जताई और मेरी मदद करने की बात कही। उस टीम के लीडर को भी लग रहा था कि मेरी मदद करने से उन्हें एग्जाम में एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते,
मेरे पीछे से 3 खूंखार एच रैंक भेड़िए निकल आए। उनके तेज दांत और खौफनाक शक्ल किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी, पर मैं बिना किसी फिक्र के ऐसे चल रहा था जैसे मुझे उनके होने का अंदाजा ही नहीं है। दूर खड़े वो स्टूडेंट्स मुझे पागल समझ रहे थे। वो एच रैंक के मॉन्स्टर्स कोई पालतू कुत्ते नहीं थे। उनकी रफ्तार और ताकत किसी भी अवेकनिंग यूजर की हड्डियां तोड़ने के लिए काफी थी। वो भेड़िए पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपटे। उन 5 ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि मेरा खेल अब खत्म हो गया है, पर अगले ही पल मैंने बिजली की रफ्तार से पलटकर हवा में 3 मुक्के जड़े। वो तीनों खूंखार भेड़िए किसी तोप के गोले की तरह हवा में उड़ते हुए पीछे जा गिरे। उनमें से एक भेड़िया छिटक कर सीधा उस टीम के लीडर के पैरों के पास जा गिरा और तड़प कर मर गया। उस एच रैंक मॉन्स्टर को एक झटके में मरता देख वो 5 बुरी तरह कांप गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आपस में फुसफुसाने लगे कि मैंने ये कैसे किया। उन्हें लगने लगा था कि मैं जरूर कोई एस रैंक अवेकनिंग यूजर हूं, क्योंकि सिर्फ वही किसी एच रैंक मॉन्स्टर को बिना किसी स्किल के एक झटके में मार सकते हैं। मैं बिना किसी पर ध्यान दिए उनके पास पहुंचा। एग्जाम के नियम के हिसाब से तीसरे दिन तक पॉइंट्स का सिस्टम चालू नहीं होना था। तब तक हमें मॉन्स्टर्स के हिस्से जमा करके रखने थे। मैंने अपने चाकू से उस भेड़िए के दांत निकाले, अपने इन्वेंट्री बैग में डाले और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। लेवल अप होने के बाद मेरी इंद्रियां इतनी तेज हो चुकी थीं कि मैं 100 मीटर दूर हवा में होने वाली हल्की सी हलचल भी आसानी से महसूस कर सकता था। मुझे उन भेड़ियों और उन स्टूडेंट्स के बारे में पहले से पता था, पर वो इतने कमजोर थे कि मैंने उन पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छे पॉइंट्स और एक टॉप यूनिवर्सिटी में जगह बनाने के लिए मुझे शहर के बीचों बीच जाकर जी रैंक मॉन्स्टर्स का शिकार करना था। एक टूटे हुए चर्च के पास से गुजरते हुए मुझे एक दूसरी टीम मिली। उनमें मेरा बचपन का दोस्त चेन हाओ भी था। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था। मैंने उसे टाल दिया, क्योंकि पुनर्जन्म के बाद मैंने फोन का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया था। उसने मुझे अकेला देखकर बिना किसी झिझक के अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। उसने मेरी पुरानी टीम की उस घटिया हरकत के बारे में भी सुना था। मैंने मुस्कुराते हुए उसका ऑफर मान लिया। मुझे पता था कि हम दोनों मिलकर इस एग्जाम में तहलका मचाने वाले हैं। चेन हाओ ने मुझे अपनी टीम के बाकी लोगों से मिलवाया। उन तीनों के चेहरों पर मेरे जुड़ने से साफ नाराजगी दिख रही थी, पर चेन हाओ की वजह से वो चुप रहे। उन्हें लग रहा था कि मैं बस उनकी टीम के पॉइंट्स खाने आया हूं और मुझे जल्दी ही बाहर कर देना चाहिए। मैं उनके तानों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा। तभी मुझे अपने दाईं तरफ के खंडहरों में कुछ हलचल महसूस हुई। मैंने सबको रुकने का इशारा किया। अगले ही पल वहां से 18 खूंखार मॉन्स्टर्स का एक झुंड बाहर निकल आया। उनमें एक जी रैंक का विशाल टैंक पिग, 12 भेड़िए और 5 सांप थे। चेन हाओ ने तुरंत कमान संभाली और मुझे उस जी रैंक वाले मॉन्स्टर को रोकने के लिए कहा। बाकी तीनों को छोटे मॉन्स्टर्स को मारने का काम सौंपा गया। वो टैंक पिग सच में किसी लोहे के टैंक जैसा था। उसे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। चेन हाओ ने अपनी पूरी फुर्ती लगाकर उसे उलझाए रखा। 10 मिनट के अंदर उन तीनों ने बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म किया और फिर सबने मिलकर उस भारी भरकम टैंक पिग को भी मार गिराया। इस टीम का कोऑर्डिनेशन सच में कमाल का था। एग्जाम के हिसाब से उन्होंने काफी तेजी दिखाई थी। मुझे भी मेरे हिस्से के 5 पॉइंट्स मिल गए। अब जब मैंने उनकी मेहनत का हिस्सा लिया था तो उन्हें इसके बदले में कुछ शानदार तोहफा देना तो बनता ही था। अचानक उस खंडहर में से किसी जंगली मुर्गे जैसी खौफनाक आवाजें आने लगीं। वो जी रैंक वाले स्प्रिट ऑस्ट्रिच थे, और वो भी पूरे 10। उनकी 2-3 मीटर लंबी हाइट और लोहे जैसे मजबूत पंजे देखकर सबके पसीने छूट गए। चेन हाओ ने घबराकर सबको तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं हवा को चीरता हुआ उन मॉन्स्टर्स के बीच पहुंच गया। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि उनकी आंखें मुझे देख तक नहीं पाईं। मैंने किसी छोटे से चूजे की तरह एक ही झटके में उस विशाल ऑस्ट्रिच की गर्दन मरोड़ कर रख दी। ये खौफनाक नजारा देखकर चेन हाओ और उसकी टीम के होश उड़ गए। वो तो मुझे बिना अवेकनिंग वाला एक कमजोर लड़का समझ रहे थे। चेन हाओ ने खुशी से मेरे कंधे पर मुक्का मारा और पूछने लगा कि क्या मैं सच में कोई एस रैंक अवेकनिंग यूजर हूं। मैंने हंसते हुए बताया कि मैं कोई अवेकनिंग यूजर नहीं, बल्कि एक कल्टीवेटर हूं। कल्टीवेशन का नाम सुनते ही वो चारों और भी ज्यादा हैरान रह गए। उन्हें लगता था कि कल्टीवेशन सिर्फ सेहत बनाने का एक तरीका है, इससे कोई इतनी ताकत कैसे पा सकता है। पर मेरी ताकत देखकर टीम के बाकी लोगों का नजरिया मेरे लिए बिल्कुल बदल चुका था। जो लोग मुझे बोझ समझ रहे थे, अब वो मुझे अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहे थे। उन्होंने तय किया कि अब हम छुपने के बजाय सीधा शहर के बीच में जाएंगे और 1500 से ज्यादा पॉइंट्स जमा करके किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। मैंने भी इस बात पर हामी भर दी, क्योंकि मेरा असली मकसद इस एग्जाम में चेन हाओ की मदद करना ही था। शाम ढल चुकी थी। शहर के दूसरे हिस्से में मेरी पुरानी टीम यानी झांग शुया और उसके साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनकी टीम का एक लड़का सबको जी रैंक मॉन्स्टर्स से सावधान रहने के लिए कह रहा था। तभी दूसरा लड़का घमंड में बोला कि अब मेरे जैसी बिना अवेकनिंग वाली मुसीबत उनके साथ नहीं है, तो उन्हें अब छुप कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। झांग शुया के चेहरे पर मुझे ऐन मौके पर टीम से निकालने का थोड़ा पछतावा दिख रहा था। वो सोच रही थी कि एक कल्टीवेटर बनकर मैं इस खतरनाक एग्जाम में कैसे जिंदा बचूंगा। पर उसकी दूसरी सहेली ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी ये झूठी दया बंद करने को कहा। तभी आगे कुछ आहट महसूस हुई। शेंगलिंग ने धीमी आवाज में सबको खबरदार किया। सब एकदम से शांत हो गए।
और चौकन्ने होकर आगे देखने लगे। सामने के खंडहरों में से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकल कर आया। वो एक जंगली बिल्ली जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका साइज किसी इंसान से भी बड़ा था, लगभग 3 मीटर लंबा। उसका पूरा शरीर गहरे काले रंग का था और सिर से लेकर पूंछ तक 2 सुनहरी धारियां बनी हुई थीं। वो एक एफ रैंक मॉन्स्टर था, डुअल लाइन गोल्डन पैंथर। वो मॉन्स्टर बुरी तरह घायल लग रहा था। किसी एस रैंक अवेकनिंग यूजर ने उस एफ रैंक मॉन्स्टर का शिकार करने की कोशिश की थी। शियाओ, सोंग और तांग यू बिना पलक झपकाए उस मॉन्स्टर को घूर रहे थे। सुन लिंग की आंखों में भी चमक आ गई। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन सा एस रैंक यूजर है जो एक एफ रैंक मॉन्स्टर का शिकार कर रहा है। उसे लगा कि अगर वो यूजर उसी के स्कूल का हुआ तो जाकर उससे जान पहचान बढ़ानी चाहिए। तभी उसकी नजर खंडहरों से बाहर आ रहे 5 लोगों पर पड़ी। उन 5 के बीच में मुझे खड़ा देखकर सुन लिंग के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं चेन हाओ और उसकी टीम के साथ जुड़ गया। झांग शुया ने हैरानी से पूछा कि क्या वो मेरी टीम के लोगों को जानती है। सुन लिंग ने बताया कि वो सब हमारे ही स्कूल के बहुत अच्छे अवेकनिंग यूजर्स हैं और उनकी टीम पूरे स्कूल में टॉप 30 में आराम से आ सकती है। झांग शुया की आंखों में भी मेरे लिए हल्की सी जलन साफ दिखाई दे रही थी। तांग यू भी हैरान था। उसने कहा कि वो सिर्फ चेन हाओ को जानता है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी टीम के बाकी लोग भी इतने मजबूत हैं। उस टीम के हौसले की दाद देनी पड़ेगी जो एक एफ रैंक मॉन्स्टर का शिकार करने निकल पड़े। सबने तय किया कि हमें जाकर देखना चाहिए। आज का पूरा दिन शिकार करने में बहुत शानदार रहा था। हमने ज्यादातर जी और एच रैंक के मॉन्स्टर्स ही मारे थे, लेकिन शाम ढलते ढलते हमारा सामना एक एफ रैंक मॉन्स्टर से हो गया। मैंने खुद उसे एक जोरदार हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डुअल लाइन गोल्डन पैंथर मरने से ठीक पहले अपनी आखिरी ताकत लगाकर भागने में कामयाब हो जाएगा। वो मॉन्स्टर भागकर एक ऊंची दीवार फांदने ही वाला था कि चेन हाओ भी पूरी रफ्तार से उसके पीछे लपका। मैंने फुर्ती दिखाते हुए चेन हाओ को पीछे खींच लिया। चेन हाओ मेरी इस हरकत से बहुत झल्लाया। उसे लगा कि मैंने उसे वो शिकार पकड़ने से रोक दिया है, पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, हवा को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। सूरज की सुनहरी रोशनी में चमकती हुई एक धारदार तलवार हवा में उड़ती हुई आई और सीधे उस गोल्डन पैंथर को एक खंडहर की दीवार पर जड़ दिया। ये नजारा देखकर चेन हाओ की सांसें अटक गईं। उसे समझ आ गया कि अगर मैंने उसे पीछे ना खींचा होता तो वो तलवार सीधे उसके शरीर के आर पार हो चुकी होती और वो वहीं मारा जाता। एग्जाम में एक दूसरे के पॉइंट्स चुराने की कोई मनाही नहीं थी, लेकिन इस तरह किसी की जान खतरे में डालकर शिकार चुराने वाले बहुत कम ही देखने को मिलते थे। चेन हाओ गुस्से से उबल पड़ा और जिस तरफ से वो तलवार आई थी वहां घूरने लगा। खंडहरों के पीछे से 3 लड़के बाहर आए। उन्होंने ग्रे और काले रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो स्कूल नंबर 3 की पहचान थी। वीताओ और उसकी टीम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वो नंबर 3 स्कूल के एस रैंक अवेकनिंग यूजर्स थे। चेन हाओ ने गुस्से में उनसे पूछा कि वो हमारी नंबर 13 स्कूल की टीम के शिकार को इस तरह क्यों चुरा रहे हैं। झाओ वेनशुआन, जिसके बाल किसी हीरो की तरह सेट थे और देखने में भी काफी स्मार्ट था, बहुत घमंड के साथ मेरी तरफ देख रहा था। चेन हाओ ने चिल्लाकर कहा कि हमने उस पैंथर को घायल किया है और वो हमारा शिकार है। झाओ वेनशुआन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ दीवार पर टंगे उस पैंथर की तरफ इशारा किया और बोला कि वो तलवार किसकी है। चेन हाओ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बस गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। वी ताओ और बाकी लोग भी समझ गए थे कि ये लोग हमारा शिकार चुराने के इरादे से ही आए हैं। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो रहे थे, पर वो भी जानते थे कि वो तीनों एज रैंक यूजर्स हैं और हम 5 मिलकर भी उन्हें हरा नहीं पाएंगे। झाओ वेनशुआन हमारी नाराजगी को पूरी तरह अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा और उस पैंथर के शरीर से अपनी तलवार निकाल ली। उसने बहुत ही चालाकी से तलवार की नोक से पैंथर का एक नुकीला दांत निकालकर हवा में उछाला। वो ये साबित करना चाहता था कि जिस तलवार से शिकार मरा है, शिकार उसी का होगा। तभी मैंने फुर्ती से अपने अंगूठे के बराबर का एक छोटा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। वो पत्थर टिंग की आवाज के साथ दीवार से टकराया और उछलकर सीधे हवा में उड़ते हुए उस दांत से जा टकराया। पत्थर की टक्कर से वो दांत सीधा मेरी तरफ उड़ता हुआ आया और मैंने उसे हवा में ही लपक लिया। मेरा ये कमाल देखकर झाओ वेनशुआन की आंखें सिकुड़ गईं। वो मुझे बड़ी हैरानी से घूरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण दिखने वाले लड़के में इतनी फुर्ती कैसे हो सकती है। उसने इसे एक दिलचस्प खेल समझ लिया। मैंने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखा और कहा कि जब ये शिकार मेरा है तो वो तलवार भी मेरी होनी चाहिए। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तलवार वापस मांगी। मेरी बात सुनकर झाओ वेनशुआन जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि बहुत दिनों बाद किसी ने उसके सामने इतनी बड़ी जुर्रत की है। उसने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। पल भर में ही उसके आसपास का तापमान इतनी तेजी से बढ़ा कि जमीन की सूखी घास जलकर राख हो गई। वो एक फायर एलिमेंट का एस रैंक अवेकनिंग यूजर था। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि वो मुझे एक आखिरी मौका दे रहा है। चुपचाप वो दांत उसे दे दूं और घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगूं। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी, मानो उसे मेरा डर देखना बहुत पसंद हो। उसके हाथ पर आग की लपटें किसी सांप की तरह फुंफकार रही थीं, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। उसे पूरा यकीन था कि मैं डर के मारे उसके सामने गिड़गिड़ाने लगूंगा, पर मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मेरे चेहरे पर कोई खौफ नहीं था।
मैंने बहुत ही शांति से अपना सिर ना में हिलाया और कहा कि मुझे उसकी इस बेवकूफ़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी ये बेबाकी देखकर उसका खून खौल उठा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि अब मेरा एग्जाम यहीं खत्म होने वाला है। ये कहते ही उसके हाथ पर नाचता हुआ वो आग का सांप सीधा मुझे डसने के लिए मेरी तरफ झपटा। ये नज़ारा देखकर चेन हाओ और बाकी लोग बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, लेकिन मेरे लिए उसका ये फायर एलिमेंट का खेल बच्चों के खिलवाड़ से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने बस अपनी उंगलियों को मोड़ा और हवा में एक हल्का सा झटका दिया। मेरी उंगलियों से निकली स्पिरिचुअल एनर्जी की एक पतली सी धार किसी गोली की तरह हवा को चीरती हुई उस आग के सांप से जा टकराई। पलक झपकते ही वो खौफनाक सांप हजारों चिंगारियों में टूटकर जमीन पर बिखर गया। अपनी आंखों के सामने अपना हमला इस तरह नाकाम होते देख झाओ वेनशुआन और उसके दोनों साथी सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने उनके फायर एलिमेंट को इतनी आसानी से कैसे चकनाचूर कर दिया। झाओ वेनशुआन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा कि यह बहुत दिलचस्प है, अब वो मुझे अपनी सबसे खतरनाक स्किल ट्विन स्नेक वाइल्ड डांस दिखाएगा। उसने अपने दोनों हाथ उठा लिए और इस बार 2 आग के सांप मेरी तरफ दौड़े। तभी उसके एक साथी कियाओ झेंकिंग ने मजबूती से उसका कंधा पकड़ लिया। उसके पकड़ते ही झाओ वेनशुआन के हाथों की आग बुझ गई। उसने गुस्से से अपने साथी को घूरा और पूछा कि वो उसे क्यों रोक रहा है। कियाओ झेंकिंग ने बहुत ही समझदारी से उसे समझाया कि अभी हमें शहर के बीचों बीच जाना है, इसलिए अपनी एनर्जी इन बेकार लोगों पर बर्बाद करना ठीक नहीं है। उसने कहा कि एक छोटे से F रैंक मॉन्स्टर के लिए लड़ना बेवकूफ़ी है। झाओ वेनशुआन को भी उसकी बात समझ आ गई। उसने खुद को शांत किया और कहा कि आज मेरी किस्मत अच्छी है, इसलिए वो मुझे छोड़ रहा है। वो तीनों मुड़े और वहां से जाने लगे। पर तभी मेरी ठंडी आवाज़ गूंजी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैंने उन्हें जाने की इजाज़त दी है। मेरी ये बात सुनकर चेन हाओ और बाकी लोगों की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जब वो तीनों खतरनाक यूजर्स खुद ही जा रहे हैं तो मैं उन्हें क्यों उकसा रहा हूं। झाओ वेनशुआन तो वैसे ही अपना गुस्सा पीकर जा रहा था। मेरी बात सुनकर उसका सब्र टूट गया। उसने पलट कर कहा कि मैं हद से ज्यादा उड़ रहा हूं। उसने धमकी दी कि भले ही उसे एग्जाम से निकाल दिया जाए, लेकिन वो मेरी हड्डियां तोड़कर मुझे 1 साल के लिए बिस्तर पर सुला देगा। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि वो चाहे तो अपनी किस्मत आजमा सकता है। कियाओ झेंकिंग के माथे पर सिलवटें पड़ गईं और वो तुरंत हम दोनों के बीच में खड़ा हो गया। उसने अपनी एनर्जी से मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की अदृश्य दीवार ने उसके दबाव को वहीं रोक दिया। इस छोटी सी टक्कर में ही उसे अंदाजा हो गया कि मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूं। वो समझ गया कि इस वक्त मुझसे उलझना बहुत भारी पड़ सकता है। उसने बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपनी तलवार मेरी तरफ बढ़ा दी और पूछा कि क्या मैं अब खुश हूं। मैंने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि इस बार मैं उन्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। झाओ वेनशुआन किसी पागल भेड़िए की तरह मुझ पर झपटने के लिए बेताब था, लेकिन कियाओ झेंकिंग ने उसे पूरी ताकत से रोक रखा था। उसने झाओ को समझाया कि यह सिर्फ एक तलवार की ही तो बात है। आखिरकार झाओ वेनशुआन को अपना गुस्सा थूकना पड़ा और वो पैर पटकते हुए वहां से चला गया। चेन हाओ और उसकी टीम तो मेरा ये रूप देखकर सदमे में थे। उन्हें पता था कि मैं मजबूत हूं, लेकिन एक S रैंक यूजर को इस तरह घुटनों पर ला देना और उसकी तलवार छीन लेना, ये उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके दिलों में मेरे लिए इज्जत अब कई गुना बढ़ चुकी थी। चेन हाओ ने घबराते हुए पूछा कि वो लोग तो शहर के बीच में जा रहे हैं, तो क्या हमें भी वहीं जाना चाहिए। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा कि बिल्कुल, हमें पीछे क्यों हटना चाहिए। उसी वक्त एग्जाम जोन की सीमा पर, जहां साफ लिखा था कि बाहरी लोगों का आना सख्त मना है, 4 लोग बहुत ही बुरी हालत में वहां पहुंचे। उनमें से एक आदमी ने अपने हाथ में लकड़ी का एक बहुत ही शानदार डिब्बा पकड़ा हुआ था। उसने अपने साथियों पर चिल्लाते हुए पूछा कि वो लोग क्यों रुक गए हैं। एक जवान लड़का जिसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ पर पट्टी बंधी थी, घबराते हुए बोला कि एग्जाम जोन में घुसना बहुत बड़ा जुर्म है और पकड़े जाने पर उन्हें भारी सजा मिलेगी। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि अगर उनके पीछे पड़े दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया तो उनकी जान ही नहीं बचेगी, फिर सजा का क्या करेंगे। वो अपने हाथ में वो डिब्बा लिए सीधा उस 6 मीटर ऊंची लोहे की जाली के ऊपर से कूदकर एग्जाम जोन में दाखिल हो गया। बाकी तीनों ने भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद उसका पीछा किया। उनके अंदर जाते ही वहां 15-20 खतरनाक दिखने वाले गुंडे पहुंच गए। उनके लीडर ने पूछा कि क्या वो लोग एग्जाम जोन में घुस गए हैं और क्या हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। लीडर ने साफ हुक्म दिया कि चाहे जो हो जाए, हमें उनके पीछे जाना ही होगा। उसने कहा कि उस डिब्बे में जो 1000 साल पुराना जादुई फल है, वो हमारे मालिक की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। वो फल हमें किसी भी कीमत पर हासिल करना ही होगा। अगली सुबह हम लोग एक टूटे फूटे अम्यूजमेंट पार्क में ठहरे हुए थे। चेन हाओ और बाकी लोग अपने पॉइंट्स बांट रहे थे। हमने तय किया था कि G रैंक के मॉन्स्टर्स का शिकार वो लोग करेंगे और मैं सिर्फ F रैंक के मॉन्स्टर्स आने पर ही अपनी ताकत दिखाऊंगा। तभी खंडहरों में से किसी के लड़ने की जोरदार आवाज आई। एग्जाम में दूसरों की मदद करने पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए चेन हाओ और बाकी लोग तुरंत उस आवाज की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही चेन हाओ के मुंह से अचानक झांग शुया का नाम निकला। झांग शुया के कपड़े फटे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। आवाज सुनकर उसने भी हमारी तरफ देखा और मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली।
वो रोते हुए बताने लगी कि उसकी टीम पर जी रैंक के बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो सब अलग हो गए और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। वो इतनी बुरी तरह रो रही थी कि कोई भी उस पर तरस खा ले। पर मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में उसे वापस जाने को कहा और मुड़कर चलने लगा। चेन हाओ मेरे पीछे पीछे आया और बड़ी हैरानी से पूछा कि क्या हम सच में उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे। मैंने बिना रुके कहा कि वो बस नाटक कर रही है। उसके शरीर पर जो चोटें दिख रही हैं वो सब झूठी हैं और उसके पैरों में भी कोई दिक्कत नहीं है। चेन हाओ और बाकी लोग मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि आखिर वो ऐसा नाटक क्यों करेगी। मैंने मुस्कुराते हुए बताया कि उसने हमारी टीम की ताकत देख ली है और अब वो हमारे पॉइंट्स में अपना हिस्सा चाहती है। उस लड़की के दिमाग में बहुत शातिर खेल चल रहा था। तभी मैंने अचानक अपने कदम रोक लिए। मुझे रुकते देख चेन हाओ और बाकी लोग भी तुरंत अलर्ट हो गए। सामने की सड़क से एक विशालकाय मॉन्स्टर किसी बेकाबू टैंक की तरह दीवारें तोड़ता हुआ बाहर निकला। वो एक ई रैंक का खूंखार ब्लड थर्स्टी टाइगर था और वो भी बुरी तरह घायल था। उसे देखते ही चेन हाओ और बाकी लोगों के पसीने छूट गए। मैंने तुरंत अपनी नई छीनी हुई तलवार निकाली, उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और पूरी ताकत से हवा में फेंक दी। वो तलवार बिजली की रफ्तार से हवा को चीरती हुई गई और सीधे उस विशाल टाइगर की गर्दन को आर पार करते हुए उसे पास की दीवार पर जड़ दिया। वो भयानक टाइगर 2-3 बार दर्द से तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। मैं बहुत ही आराम से चलकर उसके पास गया, अपनी तलवार वापस निकाली, उसके नुकीले दांत तोड़े और बिना मुड़े वहां से चल दिया। सब कुछ इतनी तेजी से और इतनी सफाई से हुआ था कि किसी को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिला। हमारे वहां से जाने के कुछ ही देर बाद झाओ वेनशुआन और उसके साथी उसी रास्ते से भागते हुए आए। उन्होंने उस खूंखार टाइगर का शिकार किया था। कियाओ झेंकिंग ने पास जाकर उस टाइगर के घाव को बहुत ध्यान से देखा। झाओ वेनशुआन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो चिल्लाने लगा कि किस घटिया इंसान ने उनके शिकार पर हाथ साफ किया है। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी थीं और आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। कियाओ झेंकिंग ने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि यह घाव उसी तलवार का लग रहा है जो उसने मुझे दी थी। ये सुनते ही झाओ वेनशुआन का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने कसम खाई कि इस बार अगर मैं उसे मिल गया तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उसके हाथों से नहीं बचा पाएगी। चेन हाओ और बाकी लोगों ने पीछे से आ रही उसकी गुस्से भरी दहाड़ सुन ली थी और वो सब तेजी से वहां से भाग निकले। शाम के करीब 4 बज रहे थे। हम शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के खंडहर में रुके। पहली मंजिल पर बैठकर हम अपने शिकार का हिसाब लगाने लगे। चेन हाओ और बाकी लोग बहुत खुश थे क्योंकि अभी पूरे 2 दिन भी नहीं हुए थे और हमने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स जमा कर लिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अगर अगले दिन थोड़ी और मेहनत की जाए तो 1500 पॉइंट्स का आंकड़ा भी पार हो सकता है, जो टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए काफी था। मैंने सबको शांत किया और कहा कि अब से मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा। मैं इस टीम में सिर्फ चेन हाओ की मदद करने के लिए जुड़ा था और अब जब उसके पास अच्छे पॉइंट्स जमा हो गए थे तो मेरे लिए रुकने का कोई मतलब नहीं था। वी ताओ और बाकी लोगों को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा था, पर फिर भी मेरे जाने की बात सुनकर वो थोड़ा उदास हो गए। उन्होंने मुझे अकेले शहर के बीचों बीच जाने पर अपना ध्यान रखने की सलाह दी। चेन हाओ ने मुझे समझाते हुए कहा कि अकेले शहर के बीच में जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। कल एग्जाम का आखिरी दिन है, 12 बजे के बाद ही पॉइंट्स का सिस्टम चालू होगा। उससे पहले का वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने अपना सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। उनसे अलग होने के बाद मैं उन खंडहरों से भरी सड़कों पर अकेला ही निकल पड़ा। अचानक मेरे दाईं तरफ की एक पुरानी इमारत जिस पर जंगली बेलें लिपटी थीं, जोरदार धमाके के साथ टूटकर गिर पड़ी। मलबे के बीच से एक एफ रैंक आयरन क्लेड बोर किसी भारी टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मैं उस पर हमला करने ही वाला था कि मुझे कुछ महसूस हुआ और मैं तुरंत पीछे हट गया। हवा को चीरती हुई 3 विशाल बर्फीली कीलें जो किसी इंसान के पैर जितनी मोटी और 2 मीटर लंबी थीं, सीधा उस बोर के पीछे आ लगीं। वो कीलें किसी गाइडेड मिसाइल की तरह बिल्कुल सटीक निशाने पर लगीं और उस खूंखार बोर को जमीन पर पूरी तरह जड़ दिया। उस बोर के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसके शरीर से निकला खून पल भर में ही जमकर बर्फ बन गया और देखते ही देखते वो पूरा मॉन्स्टर बर्फ की सफेद परत से ढक गया। कुछ ही देर में उसने तड़प कर दम तोड़ दिया। उस मलबे के पीछे से 4 लोग बाहर आए। उनमें से एक नीले बालों वाली और खूबसूरत चेहरे वाली लड़की थी, ची शुयाओ। वो एक राजहंस की तरह बहुत ही शान से मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे देखते ही ची शुयाओ के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये शहर का एकदम बीच का हिस्सा था जहाँ चारों तरफ जी रैंक या उससे भी खतरनाक मॉन्स्टर्स फैले हुए थे। उसे मेरे इस तरह अकेले घूमने पर काफी हैरानी हो रही थी। ची शुयाओ बहुत ही दिलचस्पी के साथ मुझे घूर रही थी। उसने बस अपना हाथ हल्का सा हिलाया और उस बोर के शरीर में धसी वो बर्फीली कीलें पलक झपकते ही पिघल गईं। उस मॉन्स्टर का एक दांत बर्फ की एक छोटी सी परत में लिपटकर हवा में तैरता हुआ सीधा उसके हाथ में आ गया। मैंने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया कि मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ। ची शुयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो कुछ बुजुर्ग कल्टीवेटर्स को जानती है जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के नाम से उनकी जान निकलती है। पर मुझे देखकर लग रहा था कि मैं एक एफ रैंक मॉन्स्टर से भी नहीं डरता।
मैंने उस मरे हुए मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए कहा कि मरे हुए मॉन्स्टर से कैसा डर। ची शुयाओ मेरी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने मुझे एक मजाकिया लड़का कहा और सलाह दी कि मैं अब आगे ना जाऊं। शहर के बीच में इस वक्त कई एस रैंक अवेकनिंग यूजर्स मौजूद थे और वहां कभी भी भयंकर लड़ाई शुरू हो सकती थी। उसने मुझे सावधान किया कि अगर मैं वहां गया तो मारा जाऊंगा। ये कहकर वो बहुत ही नजाकत से मुड़ी और वहां से चली गई। मैं भी बिना रुके शहर के बीच की तरफ बढ़ता रहा। रात घिर आई थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। पिछले जन्म में मेरे पास जादुई नजर स्पिरिचुअल विजन थी, पर अब वो नहीं थी, तो मुझे देखने में काफी दिक्कत हो रही थी। रात का अंधेरा मुझे शिकार करने से रोक रहा था। मैंने तय किया कि आज का शिकार यहीं रोक देता हूं और कल सुबह शहर के बीच में जाकर ई रैंक मॉन्स्टर्स को मारूंगा। मैं किसी फुर्तीले चीते की तरह मलबे पर कूदता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। एक कम टूटी फूटी इमारत देखकर मैं वहां रुक गया। मैं अंदर जाने ही वाला था कि कुछ दूरी से लड़ने की जोरदार आवाजें आने लगीं। चांद की रोशनी में मैंने देखा कि लगभग 15 मॉन्स्टर्स ने 3 लोगों को घेर रखा है। उनके कपड़े और शरीर देखकर लग रहा था कि वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैंने उनकी मदद करने का कोई इरादा नहीं किया। अपनी पुरानी जिंदगी में मैंने एक बात अच्छे से सीख ली थी, जब तक कोई फायदा ना हो किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं पलटने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर उन 3 आदमियों में से एक पर पड़ी। उसने अपने सीने से एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का डिब्बा चिपका रखा था। उस डिब्बे को देखते ही मैं चौंक गया, क्योंकि उसमें एक स्पिरिचुअल मेडिसिन थी। इस दुनिया में तो स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी थी, फिर यहाँ ये मेडिसिन कैसे मिल सकती है? क्या इस दुनिया में भी सीक्रेट रेल्म्स जैसी कोई जादुई जगह मौजूद है? बाहरी दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो सकती है, लेकिन सीक्रेट रेल्म्स के अंदर अभी भी बहुत सारी एनर्जी मौजूद रहती है, जहां कल्टीवेशन किया जा सकता है और ऐसी मेडिसिन उगाई जा सकती हैं। तभी हवा को चीरते हुए एक ई रैंक मॉन्स्टर के पंजे सीधे उस आदमी के सीने पर लगे जिसने वो डिब्बा पकड़ रखा था। वो जमीन पर गिर पड़ा, पर फिर भी उसने वो डिब्बा नहीं छोड़ा। उसके साथी उसे वहां से भागने के लिए चिल्लाने लगे, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। एक अजीब से फल के चक्कर में उनका एक साथी पहले ही गायब हो चुका था। अब वो अकेले वापस जाकर अपने परिवार को क्या मुंह दिखाएगा? उन तीनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर्स का वो घेरा तोड़ा और एक पतली सी गली में भागने लगे। पर तभी उस गली में से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। वो एक ई रैंक का खूंखार ब्लड थर्स्टी टाइगर था और वो गली उसका इलाका था। ये नया खतरा देखकर उन तीनों के होश उड़ गए और वो घबराकर तुरंत पीछे हटने लगे। पर पीछे से वो सारे मॉन्स्टर्स भी उनके करीब आ चुके थे। उनके दांत और शक्लें खौफनाक लग रही थीं। अब उनके आगे भी मौत थी और पीछे भी। वीजुआन नाम के उस आदमी ने अपनी किस्मत पर रोते हुए कहा कि आज वो लोग नहीं बचेंगे। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने दादा के इलाज के लिए वो अजीब सा फल ढूंढ तो लाए, पर अब उसे घर नहीं ले जा पाएंगे। वो तीनों मरने के लिए तैयार थे, पर तभी उनके सामने एक परछाई बिजली की तरह कौंधी। कुछ एफ रैंक मॉन्स्टर्स के सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर पड़े और हर तरफ खून के फव्वारे फूट पड़े। एक जवान लड़का जिसके हाथ में एक तेज तलवार थी, उन मॉन्स्टर्स के बीच कत्लेआम मचा रहा था। जो एफ रैंक मॉन्स्टर्स उन तीनों के लिए काल बन गए थे, वो उस लड़के के सामने किसी कमजोर गली के कुत्ते की तरह कट रहे थे। पलक झपकते ही सारे एफ रैंक मॉन्स्टर्स ढेर हो गए। वीजुआन और उसके साथियों ने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और मेरी नजर वीजुआन के हाथ में उस लकड़ी के डिब्बे पर टिक गई। मेरी नजर देखकर वीजुआन का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद मैं भी कोई लुटेरा हूं और उस फल के लिए आया हूं। उसे लगा कि वो लोग एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंस गए हैं। उसने हिम्मत करके मुझसे कहा कि मैं एक स्टूडेंट लग रहा हूं, तो क्या मैं एग्जाम के बाद उसके लिए एक काम कर सकता हूं? मैंने बहुत ही ठंडी आवाज में उसे बोलने को कहा। वीजुआन ने बताया कि वो लान शहर के वी परिवार से है और उस डिब्बे में एक स्पिरिचुअल फ्रूट है। वो चाहता था कि 10 दिन बाद मैं वो डिब्बा वी परिवार के घर पहुंचा दूं। इसके बदले में वो मुझे बहुत सारा इनाम देने का वादा कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए वो इनाम काफी होगा और मैं उसे बिना किसी नुकसान के जाने दूंगा। मैंने जब स्पिरिचुअल फ्रूट का नाम सुना तो मेरे माथे पर सिलवटें पड़ गईं। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया नाम था। मैंने अपनी इस जिंदगी या पिछली जिंदगी में कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना था। वीजुआन ने मुझे हैरान देखकर उस फल के बारे में बताया। उसने कहा कि ये फल इस जंगली इलाके के बहुत गहरे हिस्से में एक घने कोहरे वाले जंगल में पाए जाते हैं। ये बहुत ही अजीब और जादुई पेड़ों पर उगते हैं और इनमें जादुई ताकत होती है। ये फल हर तरह की बीमारी ठीक कर सकते हैं और ताकत भी बढ़ा सकते हैं। उसने आगे बताया कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक जगह है, जहां अनगिनत खूंखार मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं। यहां तक कि बड़े बड़े एज रैंक अवेकनिंग यूजर्स भी वहां जाने से कांपते हैं। मैंने उसकी सारी बात सुनकर सिर हिलाया और सीधा मुद्दे पर आया। मैंने कहा कि उसने अपने दादा के इलाज के लिए ये फल ढूंढा है। मैंने उसे बताया कि मुझे भी इलाज करने का थोड़ा बहुत ज्ञान है और अगर उसे ऐतराज ना हो तो मैं उसके दादा का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मेरी फीस सिर्फ वो डिब्बे वाला फल होगा। वीजुआन ने मेरी बात सुनकर मन ही मन खुद को कोसा। वो समझ गया था कि मैं किसी भी कीमत पर वो फल लेकर ही मानूंगा। उसने हार मानते हुए कहा कि मैंने आज उनकी जान बचाई है, इसलिए वो ये फल मुझे इनाम के तौर पर दे रहा है। उसने वो डिब्बा मेरे हाथ में रख दिया। मैंने डिब्बा ले लिया और उससे वादा किया कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैं वी परिवार के घर जरूर आऊंगा।
विजुआन ने मुझसे विदा ली और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। जाते जाते उसने मुझे खबरदार किया कि कई और लोग भी उस फल के पीछे पड़े हैं, तो अब ये फल मेरी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। मैंने उसकी बात मान ली। उनके जाने के बाद मैंने उन मरे हुए मॉन्स्टर्स के दांत निकाले और वहां से आगे बढ़ गया। मैं थोड़ा ही आगे गया था कि 15 खूंखार गुंडे मेरे सामने आ खड़े हुए। उनके लीडर ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने वहां से 3 घायल लोगों को भागते हुए देखा है। मैंने धीरे से सिर में हिला दिया। वो लीडर गुस्से में गालियां देने लगा कि वो तीनों इतनी बुरी हालत में भी कैसे भाग सकते हैं। तभी उसके एक साथी चेन हू की नजर मेरे हाथ में पकड़े उस डिब्बे पर पड़ी। चेन हू की आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई और उसने बहुत ही ठंडी आवाज में मुझसे पूछा कि वो डिब्बा मेरे पास कहां से आया। उसने मुझे वो डिब्बा उसे दिखाने को कहा। मैंने बहुत ही आराम से डिब्बा आगे करते हुए कहा कि क्या उसे ये चाहिए। चेन हू ने तेजी से डिब्बा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मैंने बिजली की फुर्ती से डिब्बा पीछे खींच लिया। चेन हू का हाथ हवा में ही रह गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह डिब्बा मुझे रास्ते में पड़ा मिला है, तो क्या उसे लगता है मैं उसे यूं ही दे दूंगा। चेन हू का खून खौल उठा और उसने पूरी ताकत से मेरी तरफ घूंसा तान दिया। उसके घूंसे की ताकत इतनी थी कि उसके पैरों के नीचे की जमीन के पत्थर कांपने लगे। पीछे खड़े उसके साथियों ने उसे रुकने को कहा। उन्हें डर था कि एक स्टूडेंट को मारने के जुर्म में पूरा चेन परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। वो सब चेन हू के इस भयंकर गुस्से को देखकर डर गए थे। चेन हू एक लेवल 4 का अवेकनिंग यूजर था। उसके एक घूंसे में 30-40 हजार किलो की ताकत होती थी। एक एफ रैंक मॉन्स्टर भी उसके एक वार से चकनाचूर हो सकता था। पीछे खड़े लोग फुसफुसाने लगे कि अब चेन हू मुझे मॉन्स्टर्स का शिकार बताकर मारने वाला है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और एक परछाई हवा में उड़ते हुए सीधे पास की एक इमारत के मलबे में जा घुसी। मलबा उसके ऊपर गिर पड़ा। पीछे खड़े लोग चेन हू की तारीफ करने लगे कि वो सच में बहुत बेरहम है। उन्हें लगा कि शायद उस डिब्बे के अंदर का फल भी उस धमाके में टूट गया होगा। रात का अंधेरा था, इसलिए उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। 2 आदमी दौड़कर मलबे की तरफ गए ताकि वो फल निकाल सकें, पर मलबे के पास पहुंचते ही उनके मुंह से चीख निकल गई। मलबे के नीचे चेन हू दबा पड़ा था। वो लोग अभी कुछ समझ पाते कि अगले ही पल वो दोनों भी हवा में उड़ते हुए उसी मलबे में जाकर गिरे। मैंने अपने हाथ पैर झटकते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद लड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने जिस स्किल का इस्तेमाल किया था वो मेरे कल्टीवेशन की शुरुआत की सबसे बेसिक स्किल थी। अपने पिछले जन्म में मैं इस एक किक से पूरे ग्रह को टुकड़ों में तोड़ सकता था। भले ही अब मेरे पास वो ताकत नहीं थी, लेकिन इन कमजोर यूजर्स को धूल चटाने के लिए ये काफी था। ये नजारा देखकर बाकी गुंडे सदमे में आ गए। किसी ने चिल्लाकर कहा कि सब मिलकर मुझ पर हमला करें। वो 15 के 15 पूरी ताकत लगाकर मेरी तरफ झपटे, पर अगले ही पल जोरदार धमाकों की आवाजें आईं और वो 15 के 15 लोग हवा में उड़ते हुए मलबे में जा गिरे। पूरे इलाके में उनके दर्द से कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। मैं आराम से चलकर चेन हू के पास गया। चेन हू के मुंह में मिट्टी भर गई थी और वो बुरी तरह खांस रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसने किसी बहुत बड़ी मुसीबत से पंगा ले लिया है। वो मेरे सामने टिक ही नहीं सकता था। मुझे घूरता हुआ देख उसकी आंखों में खौफ भर गया। उसने कांपते हुए पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। मैंने उसकी बात को अनसुना करते हुए बस इतना पूछा कि क्या वो इस टीम का लीडर है। चेन हू ने घबराकर तुरंत अपना सिर नामे हिला दिया। मैंने अपने माथे पर सिलवटें डालते हुए मलबे से एक और आदमी को बाहर खींचा और वही सवाल पूछा। उस आदमी ने भी कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ चेन हू की तरफ देखने लगा। चेन हू के माथे से पसीना टपकने लगा। वो तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और मुझसे अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो ऐसा इंसान था जो कमजोरों को कुचलता था, लेकिन अपने से ताकतवर के आगे घुटने टेकने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती थी। मैंने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बस अपना हाथ उठाया और एक खास जादुई इशारा करके चेन हू के माथे पर एक हल्की सी सुनहरी रोशनी छोड़ दी। तो दोस्तों, अगर हमारे हीरो की इस धांसू ताकत और एक्शन ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो वीडियो पर एक जोरदार लाइक ठोक दो। आगे के खतरनाक लेवल अप और शहर के बीचों बीच होने वाले भयंकर महायुद्ध को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो। कमेंट्स में बताओ कि आगे हीरो की टक्कर किससे होनी चाहिए। तब तक हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और अपनी असल जिंदगी में भी ऐसे ही लेवल अप करते रहो।